आर वी लाइव फॉर द सेशन? तुम लोग भी सब यूट्यूब पे आ जाओ. Yes, we are live. Hello guys, very good afternoon to all of you. Welcome to the second session of our favorite taxation, direct taxation. मैम ऐसा मत बोलिए, बहुत डर लगता है क्या डर? गौरव को नहीं लगता है क्या? गौरव चलिए. गुड आफ्टरनून मुस्कान. तुम लोग सोचते हो ऑफलाइन है, मैम को क्या बार बार गुड आफ्टरनून विश करें, है ना? मैम का आफ्टरनून खराब हो तो अच्छा है, गुड नहीं होना चाहिए क्या? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लॉ की क्लास के लिए मिलेंगे या टैक्स की क्लास के लिए मिलेंगे, फर्स्ट वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन लास्ट क्लास. फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, और फिर हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे. सबसे पहले हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था मैम, क्योंकि टैक्स का सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप बताए क्या थे? व्हाट इज टैक्स? क्या बताए थे? व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ फी. टैक्स इज अ फी चार्ज्ड ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट. टैक्स कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट चार्ज करता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं. टॉपिक नंबर 2 हम लोग क्या किए थे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोग डिफरेंस समझे थे. डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली आपके पॉकेट से जा रहा है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिसका बर्डन आप कस्टमर पे अल्टीमेटली शिफ्ट कर देते हो. क्लियर है? मैं साल भर जो पैसे कमाऊंगी उस पे जो मैं टैक्स दूंगी वो मैं अपने पॉकेट से दूंगी. ट्रस्ट में वो पैसा मैं आप लोगों से नहीं लेती हूँ, ठीक है? लेकिन जो टैक्स हम आपसे जीएसटी बोलकर लेंगे वो हम अपने पॉकेट में रखेंगे नहीं, वो हम गवर्नमेंट को देंगे. लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन कौन लिया? तुम लोग. बट तुम लोग जो फीस देते हो ना एससीसी में, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. हम लोग अलग से कोई 18% वगैरह जीएसटी नहीं लेते हैं. समझ आया? चाहे तो ले सकते हैं. चलो. डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, और इनडायरेक्ट क्या होता है? रिग्रेसिव. डायरेक्ट टैक्स अमीर को अमीर और गरीब को गरीब समझता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बेवकूफ है. ऐसा निर्मल सर के सामने मत बोल देना. कल ही मिलोगे तुम लोग निर्मल सर से 130 आईडीटी की क्लास के लिए. अच्छा, मेरे को एक बात बतानी थी. कुछ स्टूडेंट ये बहुत बार कॉल पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि टैक्स का दोनों टैक्स साथ में चलेगा क्या? मैं आपको अभी बता दूं, अभी आपके 2-3 महीने कुछ सब्जेक्ट चलेंगे जैसे कि लॉ. लॉ आपका ऑलमोस्ट वीक में 4 दिन 5 दिन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ह्यूज सिलेबस है, हम लोग को रिवीजन करना है. कितना क्वेश्चन करना है? आशीष. आशीष नाम है ना? हाँ, कितना क्वेश्चन करना है लॉ में? लगभग हम लोग 400-500 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, 1000 एमसीक्यू करने वाले हैं. ठीक है? तो ये सारी चीजें करनी है तो ऑब्वियसली हम लोग को बहुत टाइम देना होगा लॉ के लिए. बट हाँ, नंबर ऑफ लेक्चर अननेसेसरी यहाँ ज्यादा नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना. तो हम लोग को लॉ करना है, लॉ हमारा चलता रहेगा. फिर सीए अभिमन्यु अग्रवाल सर आ रहे हैं बहुत ही जल्द आपके शहर में. ठीक है? सर इज फ्रॉम कैलकाटा, बट अभी सर कैलकाटा में नहीं है. सर 7-8 दिन में कैलकाटा आ जाने वाले हैं, तो आपका शुरू हो जाएगा अकाउंट्स. अकाउंट्स इज अगेन वेरी ह्यूज सब्जेक्ट. समझ आ रहा है? तो अकाउंट्स भी आपको डिटेल में अच्छे से करना होगा. लॉ और अकाउंट्स चलता रहेगा. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से कोई एक टैक्स भी चलेगा. 3 सब्जेक्ट इंटर लेवल पे एनीवेज आपको करने पड़ेंगे. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो सीए इंटर वालों का सिर्फ एक टैक्स और कॉस्ट रहे, सिर्फ एक टैक्स रहेगा जो बाद में करना है.
सिलेबस एकदम ऑन द टाइम कंप्लीट होगा। सीएमए इंटर वालों का क्या रहेगा, सीएमए इंटर वालों का लॉ चलता रहेगा, अकाउंट्स चलता रहेगा और एक टैक्स चलता रहेगा। सिर्फ एक टैक्स और कॉस्ट रहेगा जो हमें मतलब वही फरवरी या जनवरी एंड की तरफ करना है। समझ आ रहा है? चलो शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम कर रहे थे। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है हमारा, इनकम पे, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पे। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी एंड कस्टम, जो आपको निर्मल सर पढ़ाएंगे। तो लेफ्ट में मैं हूं, राइट में निर्मल सर है। समझ आ रहा है? ये हमारा टॉपिक नंबर 3 था। और हमने क्या किया था टैक्स के अंदर, व्हाट इज टैक्स हो गया, टाइप हो गया, डिफरेंस हो गया, फिर क्यों टैक्स लेवी होता है। क्यों टैक्स लेवी होता है बताओ, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए। बेचारा गवर्नमेंट देश कैसे चलाएगा अगर उसके पास पैसा नहीं होगा। तो कहां से आता है ये पैसा, टैक्स से, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मेडिकल, स्कूल, डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब के खर्चे सरकार कहां से निकालते हैं, टैक्स से। ठीक है, आज मैं आप YouTube चैनल पर, जो हमारा YouTube चैनल है, आज उस पर मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स डालूंगी 1.5 मिनट का लगभग, देखना। जो हमारा डिफेंस है ना, जिसपे सरकार बहुत खर्चा करता है, तो वो कहां से खर्च करता है, तुम लूप समझो। तुम टैक्स दिया, सरकार उस पैसे को कहां खर्च किया, डिफेंस में, वेपन्स बनाने में, मिसाइल बनाने में। सुनते हो ना, विक्रांत आईएनएस सुने हो, ब्रह्मोस, ऑपरेशन सिंदूर में, ये सब नाम हम लोग सुने थे कि यार सब बोला था विक्रांत आईएनएस अटैक कर दिया है कराची पे, इस टाइप का न्यूज आ रहा था। तो ये सारा डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत खर्चा होता है, मतलब करोड़ों करोड़ रुपए। समझ आ रहा है, 100 करोड़ इस तरीके से खर्च होता है। तो ये डिफेंस, तुमसे टैक्स लिया, सरकार डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, इक्विपमेंट बनाया, मिसाइल बनाया, ड्रोन बनाया। और आपको पता है आज जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ उसमें मैं ये डालने वाली हूँ कि इंडिया हिस्ट्री क्रिएट किया है डिफेंस में, क्योंकि इंडिया 80 प्लस कंट्री को डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहा है। सोचो, तुम्हारे टैक्स से देश का भी सिक्योरिटी मेक श्योर हो रहा है और देश का इनकम भी बढ़ रहा है। क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, इनकम होगा, नेशनल इनकम स्ट्रांग होगा। जीडीपी तो देश के अंदर का प्रोडक्शन होता है, नेशनल इनकम के लिए एनएफआई ऐड करते थे। समझ आ रहा है? तो आज इससे रिलेटेड एक मैं डिटेल में पूरा वीडियो डालूंगी, शॉर्ट्स डालूंगी, इनफैक्ट 1 से 1.5 मिनट रहेगा, देखना। इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो। ट्रैवलिंग में ना मैं आजकल डाल रही हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट्स। जैसे कल मैंने डाला था, वेस्ट बंगाल के 2 बच्चे हैं 16 साल के, वो लोग एक ठेकुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किए हैं। 1 करोड़ का बिजनेस मॉडल है, 10,000 रुपए से शुरू किए हैं। छठ पूजा में जो ठेकुआ बनता है, समझ रहे हो? तो ये सब देखना, ये सब मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि यू आर डूइंग सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, आप कॉमर्स से रिलेटेड हो, तुमको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। अब तुमको हम ये नहीं बोले कि तुम ठेकुआ का ही कंपनी खोल लो, तुम कुछ और खोल लेना। समझ लो, बट ये सारा वीडियो से यू विल गेट इनसाइट कि कॉमर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ जॉब करना ही, सिर्फ प्रैक्टिस करना ही और मेरे जैसे सिर्फ पढ़ाना ही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज जो आप कर सकते हो। एक कंपनी है जो गार्बेज से, लिटरली कचड़े से ज्वेलरी बना रहा है, डायरी बना रहा है। तो ये सब मैं छोटा छोटा शॉर्ट्स डालती हूँ, तुम्हारा 1 मिनट लगेगा, तुमको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो जो हमारा चैनल है श्रुति चमरिया क्लासेस, वहां पे तुम लोग ये देखा करो। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड भी शॉर्ट्स डालूंगी। चलिए, तो ये हमने समझा क्यों टैक्स लगाया जाता है। अब हम लोग इनकम टैक्स का जर्नी समझे थे। इनकम टैक्स को 1860 में सबसे पहले कौन लाए थे, जेम्स विलियम्स। इनको धन्यवाद बोले कि क्या करें, ठीक है, अच्छे ही आदमी थे, है ना। क्यों लाए थे पता है, क्योंकि ब्रिटिश जब थे तो हमारे देश में बहुत लॉस हो गया था, क्योंकि बहुत लड़ाइयां होती थी, है ना, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो विलियम जो थे ना, इसीलिए इनकम टैक्स लाए थे कि लोगों से, जो लोग इनकम कमा रहे, जो लोग पैसा कमा रहे, उनसे हम टैक्स लेंगे और उसको देश के लिए खर्च करेंगे। समझ आ रहा है? फिर फाइनली 1961 में हमारा इनकम टैक्स क्या आया, एक एक्ट बन गया, इनकम टैक्स एक्ट, जिसको हम अभी तक पढ़ते हैं। बट मई 27 से मोस्ट प्रोबेबली आप नया इनकम टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025। मतलब 1961 तब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उसके पहले आप लोग जल्दी जल्दी एग्जाम्स क्लियर कर लो। 90, अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट किस दिन बना था, मूर्ख दिवस के दिन, अप्रैल फूल जिसको बोलते हैं, 1 अप्रैल। ठीक है, 1963 को सीबीडीटी बना। सीबीडीटी क्या है,
टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग ठीक से टैक्स दे रहे हैं कि नहीं, जो भी डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये सबका देखभाल कौन करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है गौरव? डायरेक्ट टैक्स। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पक्का? चलो हमने ये भी कर लिया। फिर हमने किया इनकम टैक्स में 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इनकम टैक्स एक्ट होता है, एक एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, एक इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं, सर्कुलर होता है और लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट होता है। जिन्होंने आज कंपनी लॉ की क्लास की थी, याद है रूल्स आया था ना? तो रूल्स होते हैं लॉ के अंदर ही। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? तो वही 1 अप्रैल 1961-62 से इंप्लीमेंट हुआ। हर साल इस एक्ट में चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस लेकर कौन आता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट लेकर आता है। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट को पार्लियामेंट में प्रपोज कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी करती हैं, अभी क्योंकि निर्मला जी हैं। 8 कंसेक्यूटिव बजट यही होता है। तो बजट ही है जो तुम्हारे इनकम टैक्स एक्ट को हर साल थोड़ा थोड़ा बदलेगा। और अब तो पूरा नया इनकम टैक्स एक्ट ही आ जाएगा। कोई मेरे से पूछा कि मैम जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, क्या उसमें भी हर साल चेंज आएगा? बिल्कुल। बस अब 1961 की जगह कौन सा एक्ट आ जाएगा? 2025। समझ आ रहा है? तुम सोचो अभी ये पढ़ा रहे हैं, इसका इतना रिसर्च करके हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, तब वो बनाएंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत चेंजेस आ रहे हैं उसमें, शुरू भी हो चुका है, बिल वगैरह प्रपोज हो चुका है। चलिए अब अच्छा, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी चेंज को लाती है, बजट लाती है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। फिर वही वो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। भूल से भी मत बोल देना इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट एक ही है, उसमें अमेंडमेंट लाए जाते हैं। किससे? फाइनेंस एक्ट से। तो वो बिल ही क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रूल्स है? बिल्कुल है, क्योंकि मैम हर आदमी थोड़ी ना आपसे टैक्स का क्लास कर रहा है जो टैक्स समझेगा। तो उनको टैक्स समझाने के लिए उनको कैसे टैक्स को इंप्लीमेंट करना है। आज आपके पापा है, भाई है जो बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग सीए और सीएमएस। वो तुम्हारे जैसा टैक्स का नॉलेज नहीं रख पाएंगे। समझ आ रहा है? बट हाँ, तुम पढ़ के उनको गाइड कर सकते हो। तो बेसिकली उनके लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? रूल्स। तो ये रूल्स वगैरह कौन बनाता है? सीबीडीटी। समझ आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स का भगवान है सीबीडीटी, तुम इतना याद रखो। और इनडायरेक्ट टैक्स का है सीबीआईसी। तुम लोगों को निर्मल सर बताएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। समझ आ रहा है? चलो, सीबीडीटी टाइम टू टाइम रूल्स बनाता रहता है ताकि तुमको, हमको, नॉर्मल सिटीजन को डायरेक्ट टैक्स समझ में आए। जैसे रूल्स बनाते हैं कि तुम इतना पैसा अगर कमा लिए तुमको टैक्स देना पड़ेगा। और सरकार को सिर्फ तुम्हारा टैक्स नहीं चाहिए, रिटर्न चाहिए। रिटर्न फाइल करते हैं ना हम लोग, ठीक है? मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे एक फ्रेंड है, बहुत अजीज दोस्त, जो आपको इनकम टैक्स का फाइल करना सिखाएंगे कैसे होता है, एकदम लाइव आकर। ठीक है? चलो, फिर आते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। ये कब लाया जाता है? टैक्स से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, लोग अटक गए उस प्रॉब्लम में, एक्ट पढ़ के क्लियर नहीं हुआ, उस बात को लेकर कोई रूल नहीं है, तो क्या करते हैं? सीबीडीटी एक नया नोटिफिकेशन ला देता है। जैसे अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग स्कूल ज्वाइन करते हो, तुम लोग तो बहुत अलग अलग तरीके का बदमाशी किया हुआ है, ठीक है? सब अलग अलग लेवल का करते हैं। तो आज के प्रिंसिपल को पहले से ये पता रहता है कि हम कितना फाइन किस गलती के लिए लाएं? नहीं। जिस स्कूल में गौरव पढ़ता होगा वहां पे तो अलग ही बदमाशी किया होगा जो आज तक इतिहास में कोई नहीं किया है। समझ आ रहा है? जैसे माय यंगर ब्रदर, वो क्या किया, जो पानी होता है ना, पानी का टंकी, उस पानी की टंकी में उसने डाल दिया था रूह अफ़ज़ा। पूरे स्कूल में रूह अफ़ज़ा सप्लाई हो रहा है। रूह अफ़ज़ा समझते हो ना, रेड कलर का शरबत जो आता है। समझ आ रहा है? मुझे बहुत पसंद भी है वो ग्रीन और वो रेड वाला, सब। अब जो अलग अलग वैरायटी आ गया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, काला खट्टा, ये सब तुम लोग के लिए है। मैं अभी भी वो ओल्ड स्कूल में हूँ, या तो ग्रीन वाला चाहिए। मैं अभी भी गोला वाला के यहाँ जाती हूँ ना, पूछता है मैडम क्या खाएंगे, हम बोलते रेड और ग्रीन वाला बनाइए। समझ आ रहा है? मुझे अभी भी वो अलग अलग वैरायटी बोलना नहीं आता है, ठीक है? तो बेसिकली अब सोचो, वो जो गलती किया वो तो स्कूल में कोई नहीं किया आज तक, जितना मुझे लगता है नहीं किया था कोई भी। तो उसके लिए फिर नया चीज लाया जाएगा कि इसको अब क्या पनिशमेंट दिया जाए। जो स्कूल के बुक में पनिशमेंट है वो तो वहां कवर ही नहीं है। तो प्रिंसिपल लाएगी एक नया सर्कुलर। समझ रहे हो कि आज से अगर कोई पानी का टंकी छू दिया तो ये फाइन लग जाएगा। समझ रहे हो? तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सरकार क्या लाती है? सीबीडीटी क्या लाता है? नोटिफिकेशन और सर्कुलर। समझ आ रहा है? पक्का? चलो, केस लॉ। अगर किसी डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजन को लेकर हम गलत समझ लिए, हमको लगा हम अपने दिल पे भी
डेप्रिसिएशन मांग सकते हैं, याद है ना, कल ही पढ़ाई हूं, शशि भूषण का केस लॉ, दिल्ली के हाई कोर्ट में ये बात गई थी। ठीक है, तो अब इस केस में सर्कुलर नहीं लाया जाएगा, ये बात कहां पहुंच चुकी है, कोर्ट में। कहां पहुंच चुकी है, कोर्ट में। तो कोर्ट इसका डिसीजन लेगा, या तो हाई कोर्ट लेगा या सुप्रीम कोर्ट। एक बात बताती हूँ, याद रखना, अगर हाई कोर्ट डिसीजन लेगा तो वो उस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेगा तो पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है, समझ रहे हो। तो जब कोर्ट के पास बात पहुंचती है और कोर्ट डिसीजन लेता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केस लॉ। ये सब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आया। एनुअल फाइनेंस एक्ट, बजट हर साल, सर्कुलर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होने पे, रूल्स लोगों को टैक्स समझाने के लिए, और लास्ट केस लॉ। बताइए कोई डाउट है क्या। अब मैं तुमको बहुत, ये हमारा रिवीजन था। अच्छा कुछ और था जो हमने पढ़े थे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का मतलब, पूरा दुनिया प्रीवियस ईयर को एकदम अजीब लैंग्वेज में डिफाइन करेगा। तुम बोला भैया जिस साल हम इनकम कमाते हैं ना वो प्रीवियस ईयर कहलाता है, पिछला साल प्रीवियस ईयर कहलाता है क्या, नहीं। टैक्स में प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं। तुम्हारा क्लाइंट, तुम अपने क्लाइंट को कॉल करोगे, बोलोगे प्रीवियस ईयर का इनकम बताओ, समझ आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर का इनकम का मतलब है जिस साल वो इनकम कमाया है, समझ रहे हो। और जिस साल टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुआ, इमर्ज हुआ, वो साल क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर। अभी हम लोग कौन से ईयर में है, 25-26 में है क्या, हाँ। 1 अप्रैल 2025 से 25-26 शुरू हो गया। अब 1 अप्रैल, ओ माय गॉड, हाँ, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक हम जितना भी पैसा कमाएंगे, हम अपना बात कर रहे हैं, इस पे टैक्स कब लगेगा, इस डेट के बाद। तो ये डेट के बाद का मतलब है मैम 1 अप्रैल 2026, मतलब 26-27, मतलब 26-27। तो हम पैसा कमाए 25-26 में, टैक्स कब लगेगा, 26-27 में। हम टैक्स कैसे पे करते हैं सरकार को, एक रिटर्न फाइल करके। हम इंडिविजुअल है, मेरा रिटर्न फाइल होता है बाई 31 जुलाई, ठीक है। तो तब हम टैक्स देंगे। तो हम जो 31 जुलाई को टैक्स दे रहे हैं वो कहां से कहां की इनकम का दे रहे हैं, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक का। इसका टैक्स हम कब दे रहे हैं, 31 जुलाई 2026 तक। समझ आ रहा है। तुम लोग का एक चैप्टर भी है रिटर्न फाइलिंग, मैं पढ़ाऊंगी, समझ आ रहा है। तो बेसिकली जो इनकम हम 25-26 में कमाए उसका टैक्स लाइबिलिटी कब आया, 26-27 में। अच्छा मेरे को एक बात बताना, जो पैसा हम अप्रैल 2026 में कमाए, मई 2026 में कमाए, जून 2026 में कमाए, क्या उसके ऊपर टैक्स हम 31 जुलाई 2026 को देंगे, नहीं, वो 27-28 में देंगे। एकदम सही समझी ये लड़की, समझ आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बोलो कोई डाउट है, ठीक है। तो जिस साल इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल टैक्स लाइबिलिटी अराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। पर्सन, टैक्स में पर्सन का क्या मतलब है, इंडिविजुअल, सिंपल सा बात बोले, जो भी टैक्स दे रहा है या जिसके ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी लग सकता है सब पर्सन कहलाएगा। हम, तुम, राम, श्याम, गीता सब इंडिविजुअल है, सब पर्सन है। और HUF जो फैमिली बिजनेस होता है, जैसे देखते हो ना गुप्ता एंड ब्रदर्स, तिवारी ब्रदर्स, ये सब क्या HUF है, ब्रदर्स सन्स, ये सब क्या डिनोट करता है, HUF। दीज आर नॉट कंपनीज। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, रिलायंस, टाटा, बिरला, जो भी है सब क्या है, कंपनी है। श्रुति चमरिया क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम भी पर्सन है, समझ रहे हो। और AOP BOI, AOP और BOI का तुमको डिफरेंस बताएंगे। एक बात समझ लेना, कुछ लोग होते हैं मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कॉमन पर्पस से काम करना चाहते हैं, AOP भी बना सकते हैं, BOI भी बना सकते हैं। AOP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है पता है, सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में कुछ लोग मिलके काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। डिफरेंस ये है, AOP में मेंबर कोई भी हो सकता है, AOP के अंदर एक कंपनी भी मेंबर हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकता है, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, क्योंकि नाम में ही है, P से और I से। इजी लग रहा है,
चलो, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, जो भी बोलते हो, ये सब भी है पर्सन, है ना। और अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, फर्म भी नहीं है, एओपी भी नहीं है, बीओआई भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पहले यहां तक बोलो। अच्छा, और कुछ पढ़े थे? आई गेस नो, इतना ही पढ़े ना। अब आज का जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें? आर यू गाइज रेडी? नोट में एक बात लिखी हुई है, आज का पूरा क्लास इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो ये समझा वो आज का क्लास समझ गया, जो यहां अटक गया वो आज का क्लास नहीं समझ पाएगा। तुम लोग को ये लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा नोट्स तो हम दिए थे ग्रुप में, टेलीग्राम पे भी आएगा, जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, और जो एनरोल्ड बच्चे उनके ग्रुप में आएगा। ठीक है, सुनो एक बात, डायरेक्ट टैक्स के लिए हिम्मत भी मत करना कोई और बुक फॉलो करने का। अगर बहुत मन है ना, आज खोल के देखना इंस्टीट्यूट का बुक, हम ही दिखा देंगे। ठीक है, एक नजारा हम ही दिखा देंगे। तो तुमको डायरेक्ट टैक्स के लिए कोई भी बुक नहीं खोलना है, जस्ट फॉलो दीज नोट्स, और हम जो बुक देंगे वो फॉलो करना है। देखो क्या बोलता है, धीरे धीरे समझेंगे। इनकम टैक्स, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि इनडायरेक्ट पढ़ाने के लिए तुम लोग मेरे को फीस नहीं देता है, वो फीस तुम निर्मल सर को देते हो, तो वो तुमको पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स एक क्या है? टैक्स है, मतलब फी है। लेविड ऑन टोटल इनकम, ये एक ऐसा फी है जो किस पे लगता है? प्रोडक्ट पे नहीं, एक्टिविटी पे नहीं, किस पे लगता है? इनकम पे। और जब आईडीटी पढ़ोगे तो इट इज अ फी ऑन प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये एक टैक्स है, ठीक, जो किस पे लगता है? नहीं, टोटल इनकम पे। किस पे लगता है? टोटल इनकम पे। मैम टोटल इनकम का क्या मतलब है? सारा इनकम को ऐड कर देते टोटल इनकम है? अरे इतना आसान भी नहीं है डीटी। टोटल इनकम को निकालना हम तुमको सिखाएंगे, अभी बस समझो इनकम टैक्स किस पे लगता है। भूल से भी मत बोलना है इनकम पे, क्या बोलोगे? टोटल इनकम पे। किस साल का टोटल इनकम? बहुत अच्छे गौरव, किस साल के टोटल इनकम पे? प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे। और किसके ऊपर लगेगा? चाहे वो इंडिविजुअल हो, एओपी हो, बीओआई हो, कंपनी हो, फर्म हो। समझ में आ रहा है? फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बोथ। ठीक है, तीन बात मैं तुमको अभी समझाई, चार बात। इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम। दो बात, टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। समझ में आ रहा है? पक्का? अब टोटल इनकम को समझने से पहले ये तो समझो इनकम क्या है, तब समझेंगे टोटल इनकम क्या है। बिना देखे तुम मेरे को बताओ, तुमको आसपास जिनको भी तुम कमाते देख रहे हो, लोग कहां कहां से पैसा कमा रहे हैं, कुछ इनकम का नाम बताओ। सैलरी, हिंदी में बोलो ना, शुद्ध देसी हिंदी, सैलरी। और बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे होंगे, ठीक, एग्रीकल्चर से प्रॉफिट कमा रहे होंगे, वो तो बिजनेस ही हो गया, प्रॉफिट। हाँ, अच्छा ठीक है, वो वैसे कैपिटल रिसीट है, ठीक है। और इनकम तो है वो भी, और सैलरी हो गया, और रेंट, बहुत अच्छा, बोलते जाओ जो भी आ रहा है। जो असेट को बेच के कमाए वो हो गया कैपिटल गेन, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं है, लॉटरी से, बहुत अच्छा। कौन बनेगा करोड़पति जीत के? बोलते जाओ। बैटिंग, कौन सा बैटिंग? सट्टाबाजी, एकदम सही, कोई गलत बात नहीं है, बोलो ना। ठीक है, चलो सट्टाबाजी से कमाते हैं। और हाँ, एफडी वगैरह से, बैंक में इंटरेस्ट आता है उससे। और गैम्बलिंग, एकदम एक से एक क्लास में बैठे हैं हमारे क्लास में। चलो, और गिफ्ट, ठीक है, और
ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, ब्रोकरेज। तुम भी, हमको लग रहा है कुछ ना कुछ तो दलाली कर रहे हैं तुम बाहर। और ट्यूशन पढ़ा के ट्यूशन फी, है ना, जैसे होते हैं ना अपना पढ़ाई करते करते छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, हम जो कमा रहे हैं वो बिजनेस वाले में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है ये, ठीक है। हाँ, सर्विस, वही तो बिजनेस हो गया। सलोन वाले लोग, वो तो सब हमारा बिजनेस या प्रोफेशन हो गया। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन, सलोन सर्विस, है ना। और मानो मुस्कान मेकअप बहुत अच्छा करती है तो मेकअप करके पैसा कमाती है, तो वो उसका बिजनेस हो गया, सर्विस हो गया। डॉक्टर, सीए, है ना। चलो बहुत अच्छा, एकदम तुम लोग सही बोले हो। एक दो चीज छूट गया, हम शेयर में पैसा लगा रखे तो डिविडेंड आता होगा, है ना, तो वो सब भी क्या है, इंटरेस्ट आता होगा, तो वो सब भी तुम्हारा क्या है, सब इनकम है। पक्का? मेरे को एक बात बताओ, ये जो इनकम है अभी बिखरा हुआ है, कोई बोला सैलरी, कोई बोला बेटिंग, कोई बोला गैम्बलिंग, बेटिंग गैम्बलिंग तो दोनों यही बोला, है ना, कोई बोला बिजनेस प्रॉफिट, समझ लो, कोई बोला डिविडेंड, कोई बोला इंटरेस्ट, सब इनकम अभी क्या है, बिखरा हुआ है। कोई बोला रेंट, मुस्कान क्या बोली, रेंट, ये भी तो एक इनकम है। अब इन इनकम को हम लोग एक एक घर में सजा देंगे, ठीक है। सैलरी वाला को बोलेंगे तुम एक घर में चल जाओ, जो रेंट से इनकम कमा रहे हैं उसको बोलेंगे तुम एक घर में चले जाओ, जो बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं या प्रोफेशन से, जैसे जो सीए लोग होते हैं, जो सीए फर्म वगैरह खोलते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट, ये सब से जो इनकम आएगा, हॉर्स रेस पे पैसा लगाया उससे इनकम आया, वो सब एक घर में चला जाएगा। टोटल 5 घर बने। कितने घर बने? ये 5 घर में जो घर घर की कहानी खेल लेगा वही डायरेक्ट टैक्स में चैंप बन जाएगा। मेनली डायरेक्ट टैक्स यही 5 घर है, समझ आ रहा है? तो तुमको 5 घर का क्या खेलना है, घर घर की कहानी, लिटरली पांचों घर में घुस के कलेश करना है। मतलब कलेश मतलब पूरा डिटेल में समझना है, समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है, समझ आ रहा है? तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, पांचों घर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आर यू गाइज रेडी? ठीक है, आज हम लोग उसमें से शुरू नहीं करेंगे, आने वाला आज से तीसरे या 4th क्लास में हमारा एक घर उसमें से शुरू हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, अभी मुद्दा ये है कि आप लोग इनकम तो जानते हैं कि इनकम क्या होता है। बोलते हैं इनकम का जो डेफिनेशन है ना वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है। जो मेरे साथ लॉ किए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड्स। अगर किसी डेफिनेशन में मींस लिखा रहता है और किसी डेफिनेशन में इंक्लूड्स, अगर किसी जैसे लिखा है कंपनी मींस, तो उसका मतलब है जो है यही है, इसके अलावा कंपनी और कुछ नहीं है। अगर कंपनी का मीनिंग समझना है तो तुमको यही समझना होगा। और इंक्लूड्स का मतलब है ये डेफिनेशन एक्सपैंड हो सकता है। तो इनकम का डेफिनेशन कैसा डेफिनेशन है, इंक्लूड्स वाला, क्योंकि इनकम में बहुत चीजें आती है, तो इसलिए इसके डेफिनेशन को क्या बोला गया कि एक लिस्ट देके इनकम को बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा चीज है जो कहां आएगा, इनकम में इंक्लूड होगा, इसलिए इनकम के डेफिनेशन को क्या रखा गया, इंक्लूड्स। अगर मैं ये बोल देती इनकम मींस, नाम बोल देती, उसका मतलब होता है इसके अलावा अगर कोई भी पैसा कमा रहा है वो इनकम नहीं है, गलत हो जाता, सरकार के लिए बेहद गलत हो जाता, सरकार उससे टैक्स ही नहीं ले पाता, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है, फिर बोला इनकम पे, टोटल इनकम पे। तो जो चीज इनकम ही नहीं होता उस पर टैक्स लग पाता क्या? सरकार बोला इनकम का डेफिनेशन एक्सपैंड हो सकता है, समझ आ रहा है? बोलते हैं ये ऐसे टर्म्स को डिफाइन करता है, इनकम का मतलब वो है जो नेचुरली नॉर्मली लोग जिसको इनकम मानते हैं। बोलते हैं इनकम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश, काइंड, समझाएं? मेरे पास एक एम्प्लॉई है, टेक्निकल काम करते हैं वो हमारा, हम लोग उनको हर महीना सैलरी नहीं देते हैं, हम हर महीना उनको उनके मोबाइल का खर्चा, उनका मेडिकल घर का खर्चा, ठीक है, और उनको रहने के लिए घर दे रखे हैं, मोबाइल दे रखे हैं। क्या ये उस एम्प्लॉय का इनकम है? बिल्कुल, जबकि ये इनकम कैश में नहीं है, ये इनकम क्या है, तो भी ये क्या है, इनकम है। ये मैं पढ़ाऊंगी तुमको सैलरी चैप्टर में। अगर तुम कहीं जॉब करना शुरू किए, तुमको बोला तुम्हारा मंथली सैलरी लेगा 1,00,000 रुपया,
और साथ में तुमको ये चीज मिलेगा, जैसे बोला साथ में तुमको क्लब का मेंबरशिप मिलेगा, साथ में तुमको आने जाने का भाड़े का रिम्बर्समेंट मिलेगा, तुमको खाना खाने का कूपन मिलेगा। खुश मत हो जाना, वो सब तुम्हारा इनकम है, वो सब तुम्हारा टोटल इनकम बनेगा, सब पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। खुश होके एम्प्लॉयर तुमको कुछ नहीं देने वाला है, समझ आ रहा है। इंक्लूड्स इलीगल इनकम, जैसे कि सट्टाबाजी, गैम्बलिंग, ये सब इलीगल इनकम है, बट इनकम तो है। इस पे भी टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है, बहुत ज्यादा रेट से लगता है। मस्ट बी रियल। आज गौरव रात में सोया, सुबह उठ के टैक्स के क्लास में आया, कल इनडायरेक्ट टैक्स के क्लास में आया, बोला श्रुति मैम से मिलना है। बोले बोलो। बोला मैम कल ना हम सपने में 1 करोड़ रुपया कमाए, बताइए किसको टैक्स देना है। हम बोलेंगे ला मम्मी को टैक्स दे दो। ये तो फिक्शनल इनकम हो गया ना। हम पूछे कौन तुमको इनकम दिया, बोला मैम कटरीना कैफ आई थी, 1 करोड़ का चेक काट के गई है। तो इनकम रियल इनकम होना चाहिए, फिक्शनल इनकम नहीं होना चाहिए। सपने की दुनिया वाला इनकम इनकम नहीं है। डिस्प्यूटेड टाइटल टू इनकम डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक बात बताते हैं, तुम किसी कंपनी में जॉब करते हो, तुम्हारा हर महीना सैलरी आ रहा है, 2 महीना तुम थोड़ा कंपनी के अंदर जाके काम अच्छे से नहीं किए, जैसे जाके ऑफिस में रील देख रहे थे, स्टोरी डाल रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको बोला कि इस महीने का 2 महीने का इनकम अभी हम तुमको नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा इनकम ये होगा भी ये नहीं होगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि तुम्हारा टाइटल मतलब एक तरीके से ओनरशिप, तुम्हारा इस इनकम पे हक होगा या नहीं होगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो क्या वो इनकम नहीं है मेरा? बिल्कुल इनकम है। ठीक है, पक्का। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इनकम में लॉस भी आता है। इनकम में क्या आता है? लॉस। एक बात समझना, मेरा 5 लाख का इनकम है, 5 लाख का क्या है? इनकम, और 1 लाख का मेरा किसी चीज का लॉस है, तो मेरा टोटल इनकम कितना माना जाएगा? समझ आया? अब हमको टैक्स किस पे देना है? 4 लाख पे। इसको लेकर एक चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ठीक है, एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स दे दे क्या? एक बार तो दिया नहीं जा रहा है, 2 बार कहां से देंगे? समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझना है। ऑल रेवेन्यू रिसीट आर टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्ट, while all capital receipt are exempt unless specifically taxable। मेरा बात समझना, तुमको हर महीना सैलरी आ रहा है, ये तुम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे या पीएल में? पीएल में। ये रेवेन्यू रिसीट है, ये टैक्सेबल है, इस पे टैक्स लगेगा। हर महीना तुमको बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, ये कहां लिखोगे? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल याद में आता है ना। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये रेवेन्यू रिसीट है, इस पे टैक्स लगेगा। तुम किसी से लोन लियो 10 लाख का, ये कैपिटल रिसीट है। रिसीट मतलब पैसे का आना, और अगर वो पीएल को हिट कर रहा है तो रेवेन्यू रिसीट है, और अगर बैलेंस शीट को हिट कर रहा है तो कैपिटल रिसीट है। गौरव बताओ, अगर एचडीएफसी बैंक से तुम 10 लाख का लोन लिए हो, क्या ये रिसीट है? हाँ, पैसा आया है। क्या ये बैलेंस शीट को हिट करेगा या पीएल को? बैलेंस शीट। लोन तो बैलेंस शीट में दिखता है ना, तो ये टैक्सेबल नहीं है। तुम जो बैंक से लोन लोगे उस पर टैक्स लग जाएगा क्या? नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी उसका काम नहीं है। तो हम लोग इनकम का मतलब समझे, समझ में आया? इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव है, उसके डेफिनेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। इनकम कैश में हो सकता है, काइंड हो सकता है, इलीगल हो सकता है, रियल होना चाहिए। अगर टाइटल टू इनकम डिस्प्यूटेड है तब भी वो इनकम तो है। रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल है, कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है। इनकम में लॉस भी आता है, और एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगा सकते। अब देखो लिस्ट है, जो मैं तुमको पढ़ाई बस वही सब है। इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग। इंक्लूड्स का क्या मतलब है? और बड़ा कर सकते हैं लिस्ट को। अगर मैं बोल देती इनकम मींस द फॉलोइंग, मतलब जो यही है वो सिर्फ यही है। तुम लोग गजब समझे हो, समझ आ रहा है? सोचो, एक वर्ड का मतलब से प्रोविजन बदल जाता है। इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग, प्रॉफिट एंड गेन। तुम अगर बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो प्रॉफिट और गेन होता है, वो तुम्हारा इनकम है। डिविडेंड क्या है? इनकम है। स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट, तुम जब जॉब करोगे तुमको कुछ अलाउंस दिया जाता है, वो सब डियरनेस अलाउंस, बस समझो अलाउंस है। कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, कुछ पर्क्विसिट दिया जाएगा, फ्री में रहने के लिए घर दे दिया, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया,
सब इनकम में काउंट होगा। कैपिटल गेन, इंश्योरेंस प्रॉफिट, लॉटरी में पैसा जीते हैं, ठीक है, तुम्हारे नाम पे एम्प्लॉयर तुम्हारा प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है, ये सब तुम्हारा क्या माना जाएगा? इनकम। समझ आ रहा है? मुस्कान, क्या ये लिस्ट और बड़ी हो सकती है? हो सकता है मैम आप कुछ भूल गए हो, है बहुत कुछ है जो हम नहीं लिखे हैं, वो भी क्या है? तुम्हारा इनकम है। ठीक है, चलो अब कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना होगा अगर हमें क्या निकालना है। आशीष बताएंगे क्यों हमें टोटल इनकम निकालना जरूरी है। नहीं, वो सब नहीं। तुमको कौन पढ़ाया 5 हेड्स ऑफ इनकम है? मेरे से आगे मत चलो, मेरे साथ चलो। टोटल इनकम निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि टैक्स टोटल इनकम पे लगता है। यस, बहुत अच्छा। सिर्फ इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स किस पे लगता है? आप बोले मैम इतना क्या माथापच्ची है, जितना इनकम है सबको ऐड कर दीजिए टोटल इनकम आएगा। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला स्टेप है टोटल इनकम निकालने का, रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कल से, मतलब कल से नहीं, जो डीटी के नेक्स्ट क्लास से शुरू हो रहा है, 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन का निकलता है। पर्सन मतलब इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, सब तो पर्सन है। तो पहले पर्सन का क्या निकालेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस। टैक्स कौन देता है? टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, कौन देता है? एवरी पर्सन। कंपनी नहीं देता है क्या टैक्स? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर इनकम को क्या करेंगे? घर घर की कहानी, हेड में डालेंगे। फिर हर हेड में इनकम निकालेंगे। हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है, उसका इनकम अलग निकालेंगे। सैलरी एक हेड है, उसका इनकम अलग निकालेंगे। मिक्स नहीं कर सकते हो, ये सब तुम्हारा अलग अलग चैप्टर है। हाउस प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, सैलरी एक चैप्टर है, कैपिटल गेन एक चैप्टर है, पीजीबीपी एक चैप्टर है, अदर सोर्स एक चैप्टर है। ये पांचों चैप्टर 5 घर है, पांचों घर के बारे में पढ़ना है हमें। फिर हम क्या करेंगे? क्लबिंग। क्लबिंग क्या होता है? आज मैम हम रेंट से ऐसा ऐसा पैसा कमा रहे थे तो वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया, वही है मैम मेरा टोटल इनकम। नहीं, तुम्हारे माइनर बच्चे का इनकम भी तुम्हारे में ही ऐड होगा। और कुछ केस में पति का इनकम पत्नी के हाथ में, पत्नी का इनकम पति के हाथ में, टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल मतलब ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर क्लबिंग लगेगा, हर केस में नहीं लगता है, अगर क्लबिंग, जैसे कि मैं क्लासेस चलाती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, हम लोग का कोई क्लबिंग वोबिंग नहीं, अपने इनकम पे वो टैक्स देते हैं, हम अपने इनकम पे टैक्स देते हैं। एक तुमको केस बताएं, मानो मेरे हस्बैंड के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, ठीक, वो प्रॉपर्टी वो क्या किया, उनके नाम पे है, वो रेंट पे लगा रखे हैं, हर महीना हर साल उनको रेंट आता है, तो रेंट एक इनकम है क्या? तुम ही लोग बोला है मैम रेंट एक इनकम है। वो इनकम पे टैक्स कौन देंगे? मेरे हस्बैंड देंगे। हम क्यों दें टैक्स? पैसा वो कमाए, टैक्स हम दे क्या? होगा क्या ऐसा? नहीं। लेकिन एक बार वो मेरा बर्थडे आया, मेरे बर्थडे पे हमको एक क्या बोले कि अब जो भी इससे रेंट आएगा ना वो तुम्हारे हाथ में जाएगा। किसके हाथ में जाएगा रेंट? मेरे हाथ में। तो वो रेंट इनकम किसका होना चाहिए, मेरा या मेरे हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं किए हैं। तो टैक्स में एक चैप्टर है क्लबिंग। प्रॉपर्टी को बिना ट्रांसफर किए अगर वो सिर्फ हमको इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंपली वो कोई हमको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिए हैं, बनिया बुद्धि लगाए हैं। क्या लगाए? बनिया बुद्धि। मानो अभी तक उनका इनकम है 20 लाख, तो वो 20 लाख पे टैक्स देते हैं। अब अगर रेंट ऐड हो जाता तो इनकम हो जाता 25 लाख, तो उनको किस पे टैक्स देना पड़ता? 25 लाख पे। वो बोले वाइफ भी खुश, 5 लाख वाइफ को दे देते हैं, और 5 लाख पे जनरली कोई टैक्स नहीं होता है, ये समझो। ठीक है, अभी बस समझो, एक एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, 5 लाख पे टैक्स बच गया, पैसा तो घर में ही आना है। लोग ऐसा दिमाग लगाने लग गए। समझ आया तुम लोगों को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सब मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को डिटेल में। तो ये सब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्लबिंग में। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। देखो अभी तक क्या किए, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस लगाए, फिर हर हेड का इनकम निकाले, हर हेड के इनकम में
अगर कुछ क्लब हो रहा है तो वो इनकम भी ऐड कर दिए। फिर अगर पिछले साल का कोई लॉस, जैसे कि मानो मेरा इस साल का इनकम आया 50 लाख, लेकिन पिछले साल का लॉस है, तो उसको लेस कर देंगे तो मेरा इनकम कितना बचा, 45 लाख। तो सेट ऑफ तुमको यही सिखाएगा। मजा आ रहा है? इससे तुमको मिल जाएगा जीटीआई। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकालते तक ही मेन तुम्हारा टैक्स है, क्योंकि हर हेड सीखना है, हर हेड के इनकम को ऐड किए। अगर क्लबिंग का कोई इनकम ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दिए, पिछले साल का कोई लॉस वगैरह उसको लेस कर दिए, तो क्या मिल गया? जीटीआई। क्या मिल गया? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिल गया? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे 6A, ये मैं पढ़ाऊंगी तुमको। 80C, 80D, 80TTA, बहुत सारा सेक्शन है। 80G, GGA, GGB, ये सब में कुछ डिडक्शंस मिलता है। व्हाट इज डिडक्शन? मानो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आया 40 लाख, आया था ना। अब हम ना डोनेशन देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? और या फिर हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रखे हैं, समझ आ रहा है? या हम कोई एडुकेशन लोन ले रखे हैं, तो उसका बहुत सारा पैसा यहाँ लेस हो जाता है। मानो टोटल मिला के 2 लाख रुपया लेस हो गया, ये चैप्टर में सीखेंगे। तो अब मेरा इनकम कितना बचा? ये 38 लाख तुम्हारा टोटल इनकम है। समझ आ रहा है? टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम पे। तो तुमको टैक्स में क्या क्या सीखना है? क्या क्या सीखना है? पहले रेसिडेंशियल स्टेटस सीखना है, फिर एक एक हेड सीखना है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी सीखने के लिए 4 क्लास लगेगा, 4 से 5। सैलरी सीखने के लिए 8 क्लास लगेगा। पीजीबीपी सीखने के लिए 12 क्लास लगेगा। एक एक हेड में हम इतना टाइम देंगे, समझ रहे हो? फिर क्या करेंगे? सारे हेड के इनकम को ऐड कर देंगे। क्लबिंग हम एक ही क्लास में सिखा देंगे। अगर क्लबिंग लग रहा है तो मेरा इनकम हेड में क्लबिंग का इनकम ऐड हो जाएगा। अगर पिछला साल का लॉस वगैरह है तो वो सब लॉस लेस वगैरह होगा। अब जो आएगा वो जीटीआई कहलाएगा। अगर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, इंश्योरेंस में लगा रखे हैं, मेडिक्लेम ले रखे हैं, डोनेशन देते हैं, वो सबका पैसा क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम। क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। किसके ऊपर टैक्स लगेगा? टोटल इनकम के ऊपर। देखो ये everything is written on this notes. मैम इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस तो नहीं लिखा हुआ है। अरे वो थियरी है, तुमको पहले उस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा, तो वो हम अलग से सीखेंगे। फिर हम एक एक हेड का इनकम ऐड करेंगे, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी हेड का, पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स। फिर क्या किए? सेट ऑफ। मैम क्लबिंग तो नहीं लिखे। अरे क्लबिंग का इनकम अगर है तो किसी न किसी हेड में ही ऐड हो जाता है। सेट ऑफ। फिर क्या आया? जीटीआई। डिडक्शन तो क्या आया? टोटल इनकम। समझ आ रहा है? एक बात समझो, ये तुम्हारा एक अलग चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है। तुम्हारा 90% डीटी यही है, जिसमें दिस इज इजी, हाउस प्रॉपर्टी। अदर सोर्स तो सबसे इजी है, कुछ नहीं है अदर सोर्स में। समझ रहे हो? फिर तुम्हारा कैपिटल गेन इजी है।
पीजीबीपी आसान है बट लेंदी है, और सैलरी टेक्निकल भी है और लेंदी भी है। सेट ऑफ बहुत आसान है, क्लबिंग बहुत आसान है, डिडक्शन लेंदी है लेकिन इजी है। डिडक्शन पूरा रटने की कैपेसिटी पे है, क्योंकि रटना पड़ेगा। डिडक्शन इज कंप्लीट रट्टाफिकेशन। समझ आ रहा है? पक्का क्या? चलो, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सम्स बनाएंगे। बहुत थियरी कर लिए, फिर एक कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ाऊंगी लास्ट में। पहले सम बनाएंगे, ठीक है? सुनना, आज मानो मेरा इनकम 50 लाख है साल भर का। कितना है? 50 लाख। क्या मेरे को उस पर टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स बोलते हैं। अब मेरे को 50 लाख पे टैक्स देना है, किस रेट से दें? नहीं जानते हो? पढ़ना पड़ेगा। इसको लेके दो सिस्टम है, एक है न्यू, एक है ओल्ड। ओल्ड को बोलते हैं ऑप्शनल, न्यू को बोलते हैं डिफॉल्ट। समझ आया? न्यू को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। ओल्ड को क्या बोलते हैं? ऑप्शनल। मेरा बात समझना, दोनों में कुछ फायदे हैं। जैसे न्यू में कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है, वैसे ओल्ड में भी कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। मैम हम कौन सा चूज करें? आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ना, वहां पे एक फॉर्मूला है, उसमें आप अपना इनकम डाल दो। आपका जो टोटल इनकम आया है, क्या आया है? ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम डाल दो। वो लोग कैलकुलेट करके तुमको बता देगा कि तुमको न्यू सिस्टम में टैक्स देना चाहिए या फिर ओल्ड में। समझ में आ रहा है? खुद बता देगा। तो हम तुमको, हाँ, न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम। समझ आ रहा है? न्यू रिजाइम का सेक्शन याद रखना है, 115 बीएसी। क्या नाम है सेक्शन का? 115 बीएसी। ये जो न्यू रिजाइम है ना, ये टैक्स का रेट काफी कम रखा है। कंसेशनल लिखा हुआ दिख रहा है। टैक्स का रेट यहाँ पे क्या है? काफी कम है। ओल्ड में टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन न्यू में कुछ बेनिफिट्स नहीं है जो तुमको ओल्ड में मिलेगा। एक चैप्टर बोले डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन का मतलब है ऐसी कुछ चीजें जो मेरे इनकम को कम कर देती है। तो अच्छा है ना, हम तो चाहेंगे जितना कम इनकम हो, ताकि हमको टैक्स क्या होगा? कम देना पड़ेगा। लेकिन न्यू सिस्टम में तुमको बहुत कम डिडक्शन मिलता है। आपको डिडक्शन का सेक्शन बताएं? एटीसी, एटीजी, एटीडी, एटीईई, एटीटीटीए, एटीजीजीए, जीजीबी। समझ रहे हो? ऐसा बहुत सारा सेक्शंस है। एटीयू, एटीडीडी। समझ आ रहा है? आपको पता है इसमें से सिर्फ 2 या 3 सेक्शन है जो नए रिजाइम में अवेलेबल है। तो आप देख लो आपका इनकम कितना है, वो देख लो, डिडक्शन के साथ देख लो, ओल्ड में फायदा या फिर न्यू में। जिसमें टैक्स कम आएगा हम वही सिस्टम में जाएंगे। समझ आ रहा है? तो न्यू में तुमको बहुत कम डिडक्शन मिलेगा, ओल्ड में बहुत डिडक्शन मिलेगा। बट न्यू का एक और फायदा ये है कि इसमें टैक्स का रेट कम है और ओल्ड में टैक्स का रेट ज्यादा है। देखो, आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। ये टैक्स का रेट निकालना आज हम तुमको सेकंड क्लास में सिखा रहे हैं। मैं भी अपने डीटी में सेकंड क्लास में सीखी होंगी जब मैं इंटर में थी। जब मैं आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू देने गई ना, सबसे पहला फर्म जहां मैंने इंटरव्यू दिया था, कुछ नहीं पूछा, टैक्स निकालने दिया। बोला मानो तुम्हारा इनकम 20 लाख है, टैक्स निकाल के दिखाओ। तो ये इंपॉर्टेंट तो है, काफी इंपॉर्टेंट है। सीखते हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग लगा के सुनना। पहले बात करते हैं न्यू का। किसका बात कर रहे हैं? न्यू, जिसको हम लोग डिफॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। ये क्या बोलता है समझना। अगर तुम, अच्छा ये किसके लिए? ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, या एचयूएफ या एओपी या बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये पांचों के लिए प्रोविजन सेम है। कंपनी नहीं है, फर्म इसमें नहीं है। बोला अगर आपका टोटल इनकम, कौन सा इनकम? 4 लाख है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये कौन सा रिजाइम बोल रहा है? न्यू रिजिम बोल रहा है।
बोला अगर तुम्हारा इनकम 4 लाख से ज्यादा लेकिन 8 लाख के अंदर है तो कितना टैक्स देना है? 5%। ये मैं सिखाऊंगी तुम लोग को निकालना। अगर तुम्हारा इनकम 8 लाख से ज्यादा बट 12 लाख से कम है तो कितना देना है? और अगर 12 लाख से ज्यादा 16 लाख के अंदर है तो 15, 16 से 20 है तो 20, और 20 से 24 है तो 25, और 24 लाख से ऊपर है तो 30%। यहाँ टैक्स का रेट कम है। अब देखो क्यों। अगर मैं सेम बात करूं इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह की ओल्ड सिस्टम में, बोला 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, बट अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 5% टैक्स देना है। जबकि न्यू में क्या बोलता है, 4 से 8 के बीच में तब 5 देना है। और यहाँ बोला 5 लाख तक है तो कितना देना पड़ेगा? 2.5 लाख से ज्यादा है तो कितना देना पड़ेगा? 5%। बोला 5 लाख से 10 लाख के बीच में टैक्स है 20%। जबकि यहाँ बोला अगर तुम्हारा इनकम 16 लाख से 20 लाख है तब 20% देना पड़ेगा। यहाँ बोला 10 लाख को जैसे एक्सीड करोगे 30% टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ 30% कब देना है? अगर 24 लाख एक्सीड करेगा तो टैक्स का रेट कहाँ कम है? न्यू में। लेकिन टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है जो ओल्ड में है। समझ आ रहा है? अब पहले ये सीखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके सीखेंगे, फिर मैं तुमको कुछ दूंगी भी बनाने। अभी लिखना नहीं है, ये वाला मैं सुना बताऊंगी। देखो इधर, टोटल इनकम इज 12 लाख। मैं बोली टैक्स निकालो, मैं क्या बोली? ठीक। तुम बोले मैम कौन से रिजाइम से? हम बोले दोनों से निकालो। पहले न्यू से निकाले। पहले लिख लो। अब मतलब लिख लो मतलब जो मैं बता, अभी लिखना मत, सुनो मतलब। 4 लाख तक कितना है टैक्स? 4 लाख से 8 लाख, मतलब 4 लाख से 8 लाख का मतलब है 4 लाख। 8 में से 4 गएगा कितना बचेगा? उस 4 लाख पे 5% टैक्स लगाओ, कितना होता है? 4 लाख का 5% कितना होता है? पक्का? फिर बोला 8 लाख से 12 लाख है तो कितना लगाओ? 5, 10, 15, 20, कितना लगाओ? 10% मतलब किस पे 10%? तो कितना होगा? हाँ, पक्का? टोटल इनकम है कितना? खत्म। तो कितना टैक्स आया? पक्का? ओल्ड अप टू 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख। 2.5 से 5 लाख का मतलब है 2.5 लाख। 5 लाख से 2.5 लाख गया तो 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख। 5 लाख का 20%, 1 लाख। कितना बचा 12 लाख में? 2 लाख। और 10 लाख से जितना भी ज्यादा है तो 10 लाख से ये कितना ज्यादा है? 2 लाख। इसका 30% कितना हुआ? बोलो कहीं डाउट है तो। कितना ज्यादा डिफरेंस है। न्यू रिजाइम में कितना देना पड़ेगा? हाँ, और ओल्ड में? पक्का? समझ गए बनाना? अब तुम लोग मेरे को बना के दिखाओ। 4 इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, बना के दिखाओ। दोनों रिजाइम से बनाना।
चलिए, ये 5 इलस्ट्रेशन बना के दिखाइए, आप लोग फटाफट बनाइएगा। क्वेश्चन लिख लियो सारा, जो नहीं उसको बता दो तो गौरव। किसमें बोलो? नहीं ये वाला ही आज मैं ये भेज दूंगी, ठीक है? ये क्योंकि नया वाला है ना, नया वाला हम लोग को वर्जन पढ़ना है। सम से ये इसको सम्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट, सिली कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट। फटाफट फटाफट बनाओ, इंटर लेवल पे आ गए हो, मेहनत नहीं करना है। एक बार इधर देखो, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा तुम लोग को। मानो न्यू रिजाइम का सम है, इनकम है 7 लाख। 7 लाख इनकम है, टोटल इनकम न्यू रिजाइम से तुमको निकालना है। पहला 4 लाख पे जीरो, कितना बचा? 3 लाख कौन से स्लैब में आ रहा है? सेकंड में तुम ये मत बोलना कि मैम 3 लाख है, 4 लाख से तो ज्यादा है ना, 7 लाख है। सेकंड स्लैब में आ रहा है, सेकंड स्लैब में रेट कितना है? तो 3 लाख पे 5% लगा दोगे, वैसे ही बना रहे हो ना। गुड, कर लोगे तुम लोग डीटी एकदम अच्छे से।
ही बनाना है। तुम लोग इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं, तुम लोग कंप्यूटेशन जब करेगा तब क्या करेगा? अच्छा चलो एक एक करके बताओ, पहला वाला क्या है? बोलो, पहला वाला सम क्या था? टोटल इनकम कितना है? पहले बनाते हैं न्यू से, ठीक है, फिर बनाएंगे ओल्ड से। बहुत इजी है, तुरंत तुम लोग सीख जाओगे। चलो, न्यू में पहले लिख लो, अप टू 4 लाख नील है, अप टू 4 लाख नील। 4 लाख टू 8 लाख 5%। 5% को दिमाग में रखो। 5% किस पे लगेगा? ये तो वैसे भी तुम्हारा किसका सम है? 24 लाख का सम है। एक सेकेंड, तो ये तो लिख ही लो, 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000। फिर कितना है? 8 लाख से 12 लाख कितना है? परसेंटेज कितना है? 10%। 4 लाख का 10% 40,000। ये तो एक तरीके से रट भी सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ, इनकम 12 लाख से ज्यादा हो। अब 12 लाख से कितना है? 15%। हाँ, 4 लाख का 15% 60,000। अब इनकम कितना है? 16 से 20, 20%, मतलब 4 लाख का 20% 80,000। और अब, और इनकम भी 24 है, मतलब 4 लाख का 25% 1 लाख। टोटल को ऐड कर दो। 4 लाख आया क्या? 40 20 60, 60 60 120, 120 और 80 2 लाख, 3 लाख आया आंसर। सही है। अब न्यू में बना, ओल्ड में बना है। ओल्ड बहुत इजी है, रेट जरूर ज्यादा है बट इजी है, इतना नंबर नहीं लिखना पड़ता है। अप टू 2.5 लाख। अच्छा, मेरे को आशीष बताएंगे, ये जो रेट है टैक्स का, ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? पर्सन है ना, पर्सन का बहुत बड़ा मतलब है। पर्सन में किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? HUF, AOP, BOI, कंपनी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहुत अच्छे। चलो, तो 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, मतलब 2.5 लाख का 5% 12,500। 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख, 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख। और 10 लाख से जितना भी ज्यादा होगा उस पर 30%। एक बात बता रहा, टोटल इनकम तुम्हारा 24 लाख है, यहां तक आ गया 10 लाख, तो 24 लाख से 10 लाख कितना ज्यादा बचा? 14 लाख। तो 14 लाख का 30%। समझ गए यार तुम लोग? तो कितना हुआ? 4 लाख
20,000 कितना आया? 5 लाख। गलत था क्या किसी का? क्या गलत था? समझने में दिक्कत है तो बोलो। 24 लाख को तोड़ते रहो, पहले 2.5 लाख यहाँ ले लिए 24 लाख में से, फिर 5 लाख तक यहाँ ले लिए, फिर 10 लाख तक यहाँ ले लिए, फिर 10 लाख से ज्यादा कितना बचा? 10 लाख यहाँ एग्जॉस्ट हो गया, देखो स्क्रीन, 10 लाख 24 लाख में से यहाँ एग्जॉस्ट हो गया, तो कितना बचा? 14। और सबसे लास्ट वाले स्लैब में रेट कितना है? 30। चलो सम नंबर 2 बोलो कितना है? 19,50,000। टोटल इनकम 19,50,000। बहुत इजी है, एग्जॉस्ट करते चले जाना, बनता चला जाएगा। न्यू में बनाते हैं, फिर ओल्ड में बनाएंगे। न्यू में 4 लाख तक नील, 4 लाख से 8 लाख, ऊपर वाला देख लो ना 20,000, 8 लाख से 12 लाख 40,000, 12 लाख से 16 लाख 60,000, फिर 16 लाख से 20 लाख है, ठीक है। तो यहाँ तो 19,50,000 जा रही है, मतलब 16 लाख यहाँ एग्जॉस्ट हो गया। 19,50,000 में से 16 लाख माइनस करो, 19,50,000 में से, एक सेकेंड, 16 लाख लेस करो, कितना बचा? 3.5 लाख। 3.5 लाख पे कितना लगेगा रेट? हाँ 70,000 क्या? 60 60 120, 120 और 60 आया था। अब इधर निकालते हैं, ये तो बहुत इजी है। अप टू 2.5 लाख नील, फिर 2.5 से 5 12,500, ग्रेट। 5 लाख से 10 लाख, बहुत अच्छे। और 10 लाख से कितना ज्यादा है? 9,50,000, तो 9,50,000 पे लगा दो 30%। हाँ 2,85,000, कितना ज्यादा टैक्स है बोलो। हाँ 397। अच्छा क्या कर रहे हैं तुम लोग? कभी कोई कुछ बता रहे, कभी कोई कुछ बता रहे। ठीक है, समझ आया कितना इजी है? नहीं है टैक्स स्टफ, समझ रहे हो? आसान लगा? ये बन गया हमारा वर्कबुक। बोल के हम लोग एक अलग पीडीएफ बनाते चले जाएंगे, उसमें हम लोग सिर्फ सम्स बनाएंगे, और ये हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक रहेगा, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीन देखो, बाकी तो तुम लोग बना लोगे पक्का ना? चलो इनकम का क्लासिफिकेशन अभी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ। इनकम किस किस हेड में क्लासिफाई होता है? पहला हेड क्या होता है? सैलरी। पहला हेड क्या है? सैलरी। तो जब भी आपको सैलरी से, पेंशन से इनकम होगा, वो इस हेड में आ जाएगा। तो आप कभी भी अगर जॉब करोगे और इनकम कमाओगे, वो कौन से हेड में लिखोगे? सैलरीज। दूसरा हेड होता है, ये पहला हेड होता है, सीक्वेंस भी यही होता है। दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सा बात है, रेंट से अगर इनकम आ रहा है तो क्या होगा? वो हाउस प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? तो जब भी आपके रेंटल इनकम आ रहा होगा, उसको सैलरी में नहीं लिख सकते हो, उसके लिए अलग हेड बनाना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दोगे। और अगर आप बिजनेस करते हो, या फिर सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशन से इनकम आता है, तो वो क्या आएगा? पीजीबीपी में। आज सीए बन के या सीएमए बन के मानो आप अपना फर्म खोले, तो जो इनकम आ रहा है दैट इज योर, या तो बिजनेस का इनकम है ना, अगर आप क्लाइंट को सर्विस देते हो, वो तुमको जो पैसा दे रहा है दैट इज योर प्रोफेशनल इनकम। डॉक्टर का इनकम जो आ रहा है उसका क्या है? प्रोफेशनल इनकम है। समझ आ रहा है? सैलरी नहीं है वो। जो डॉक्टर को आप हर विजिट पे फीस देते हो,
वो क्या है, डॉक्टर के लिए क्या है, प्रोफेशनल इनकम है, समझ रहे हो, तो वो आएगा पीजीबीपी हेड में। अच्छा, अगर हम कोई भी कैपिटल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, ये सब बेचेंगे और अगर प्रॉफिट होगा, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में बिका, करते हैं ना लोग ऐसा, तो जो 50 लाख है वो तुम्हारे एक तरीके से इनकम है, वो किस हेड में आएगा, सैलरी तो नहीं है, रेंट नहीं है। पीजीबीपी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पीजीबीपी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन मैम अगर बिजनेस होता तो होता है लोगों का, तो पीजीबीपी में आएगा। बहुत अच्छे, अंडरस्टैंडिंग आ रहे हैं तुम लोग को डीटी का, समझ आ रहे हैं, तो ये इनकम कहाँ आ जाएगा, कैपिटल गेन में। मैम अगर आप अपना घड़ी बेचेंगे और इनकम आएगा तो कैपिटल गेन नहीं है वो, क्यों, क्योंकि घड़ी कैपिटल असेट नहीं है, तो कैपिटल गेन तुमको सिखाएगा कि कैपिटल एसेट क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, बहुत लिस्ट है उसमें, बहुत चीजें इंक्लूड है। अब जैसे लोग मोबाइल बेचते हैं, कुछ टाइम यूज किए बेच दिए, कैशिफाई पे जो पैसा आया वो कैपिटल गेन है क्या, नहीं, मोबाइल फोन इज नॉट कैपिटल एसेट। जनरली सबसे बड़ा कैपिटल एसेट लैंड बिल्डिंग है, उसी का भर भर के एग्जाम्पल भी रहता है, समझ आया। अच्छा, अब कोई ऐसी इनकम जो किसी हेड में नहीं आया, जैसे शेयर में पैसा लगा रहे थे, डिविडेंड आ रहा है, कहाँ डालोगे, सैलरी, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, समझ आ रहा है, ट्यूशन फीस से पैसा आ रहा है, अदर सोर्स, लॉटरी से इनकम आया, अदर सोर्स, गैम्बलिंग से आया, अदर सोर्स, सट्टाबाजी से आया, अदर सोर्स, प्राइज वगैरह, अदर सोर्स। बहुत अच्छा, समझ आया, पक्का, गिफ्ट वगैरह सब अदर सोर्स में है, कुछ केस में गिफ्ट पे टैक्स लगता है, कुछ केस में। अच्छा, एक मेरा बात है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ये जरूरी है कि जो मेरा इनकम है उस पे मुझे हर बार टैक्स देना ही पड़ेगा, मैं ऐसा कभी नहीं पढ़ाई, मैं ये जरूर पढ़ाई कि इनकम टोटल इनकम, टैक्स टोटल इनकम पे लगता है, बट मैं क्या ये बताई कि हमेशा टैक्स लगेगा ही लगेगा, नहीं मैम, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि इस चीज पे टैक्स लग रहा है, मतलब उसका इनकम होना जरूरी है, वो इनकम है तो ही टैक्स लग रहा है, तो इनकम पे आगे जाके टैक्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि टैक्स लग रहा है, मतलब किस पे लग रहा होगा, इनकम पे लग रहा होगा, बट क्या सारा इनकम पे टैक्स लगता है क्या, नहीं, बहुत सारा इनकम एग्जेम्प्ट भी होता है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, ये सब मैं पढ़ाऊंगी धीरे धीरे, एक बार में सब नहीं करना है, इजी था। ये हमारे 5 हेड है इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, समझ आया। आज हम लोग इनकम को डिटेल में समझे हैं ना, इनकम टैक्स रेट भी सीख लिए, न्यू रिजाइम में 4 लाख तक निल, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10, 12 से 14 16 15, 16 से 20 20, 20 लाख से 24 लाख 25, और 24 लाख से ज्यादा, यहाँ 4 4 का कॉम्बिनेशन है, 4 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से ज्यादा। रेट क्या क्या है, पहला निल, 5 10 15 20 25 30, इजी है। ओल्ड रिजाइम, उसमें क्या है, 2.5 लाख तक निल, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख ज्यादा होने पे 30%। अगर किसी का इनकम 10,50,000 रुपए है, कितना है, ओल्ड में बताओ कितना टैक्स होगा, 2.5 लाख तक कुछ नहीं होगा, ये दोनों का तुमको लिमिट पता ही है, अमाउंट 12,500 और 1 लाख, ठीक, और बचा कितना, 10 लाख से कितना ज्यादा बचा, तुम सोचो कितना अन्याय है ये, 50,000 पे 30% टैक्स लग रहा है, समझ आ रहा है, ये अन्याय टैक्स समझता है, सरकार समझती है, इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी, मार्जिनल रिलीफ, कि अगर थोड़ा इनकम बढ़ने से अच्छा, तुमको एक सिंपल सा बात बताते हैं, एकदम तुम जो पढ़े हो उसी से, ये अमाउंट आ रहा है 12,500, ये कितना आ रहा है 1 लाख, और मानो इनकम है 10,50,000, ठीक, तो 10 लाख तक एग्जॉस्ट हो गया, बचा कितना, 50,000 का 30% कितना होता है, हाँ, ठीक, आपको नहीं लग रहा है कि मैम सिर्फ 50,000 रुपए
से हमको 15,000 रुपया टैक्स अलग से देना पड़ रहा है, ये तो अन्याय है। इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट आया दुनिया में जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ, जो मैं तुमको पढ़ाऊंगी। एक चीज, अभी जब बजट आया उसमें एक रूल आया, मतलब आप लोग के लिए एप्लीकेबल है वो, कि अगर आपका इनकम 12 लाख तक है ना तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैम ये झूठ है, यहाँ तो टैक्स लग रहा है 5%, 10% लगेगा टैक्स। लास्ट में बाद में जाके तुमको छूट मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं? 87A सेक्शन याद रखना है। रिबेट का सेक्शन क्या है? 87। ये सिर्फ किसको मिलेगा? समझ आ रहा है? 115 BAC का मतलब न्यू स्कीम। ठीक, अगर टोटल इनकम आपका 12 लाख तक है, एक सेकेंड अभी रिबेट छोड़ो, 12 लाख तक है तो तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है? 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख 5% मतलब 20,000, 8 लाख से 12 लाख का 10% मतलब 40,000, मतलब कितना बन रहा है? झूठ मत बोलना बाद में, 60,000 बन रहा है ना। यहाँ बोला अगर इनकम आपका 12 लाख तक है, 87A बोला जितना आपका टैक्स बन रहा है या 60,000, जो भी लोअर साइड है हम उतना आपको छूट दे देंगे। मेरा 60,000 आ रहा था, छूट कितना मिलेगा? 60,000 या तो टैक्स अमाउंट या 60,000, या तो 60,000 या 60,000, एक ही तो बात है। लेस कितना करने मिल गया? टैक्स कितना आया लास्ट में? अब एक क्वेश्चन है मेरा, मानो मेरा इनकम 11 लाख है, अब ये ओल्ड का बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ न्यू का बात कर रहे हैं। फटाफट बताओ कितना टैक्स देना है, कैलकुलेट करो। न्यू रिजाइम में है और 11 लाख है, 20 तो देना ही पड़ेगा। फिर 3 लाख का 10%, 30,000। 8 से 11 लाख कितना होता है? 3 लाख। 3 लाख का 10% 30, 30 और 20 50। अभी एक सेकेंड बताना टैक्स कितना देना है। लेकिन यहां बोले अगर 12 लाख तक इनकम है तो तुमको हम रिबेट देंगे, कितना का? जितना टैक्स। कुछ लोग रट लिया हमेशा रिबेट 60,000 का मिलेगा, बेवकूफ हो क्या? 50,000 टैक्स और 60,000 का छूट दे देगा क्या? तो क्या बोला? जितना टैक्स है या फिर 60,000 विच एवर इज लोअर, कितना रिबेट मिल गया? समझ आ रहा है? तुम लोग को हम बोल रहे हैं ना, हम जबरदस्त तुम लोग को कर देंगे डीटी में, ऐसे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करवा के। समझ आया? किसी को डाउट है तो बोलो। रिबेट ओल्ड स्कीम के लिए भी है। अब समझो, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख तक है तो तुमको रिबेट मिलेगा, कितना? जितना टैक्स आ रहा है उतना, या 12,500 का। क्यों ऐसा? मानो मेरा इनकम है 5 लाख, 2.5 लाख तक तो कुछ लगेगा ही नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख में कितना टैक्स देना पड़ता है? और वही रिबेट मिल गया। और अगर कम है, 4.5 लाख है, तो फिर टैक्स भी कम आएगा, तो फिर उतना का टोटल का रिबेट मैक्सिमम 12,500 तक मिलेगा। समझ आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो। आप ये रिबेट का अपॉर्चुनिटी लूज कर दोगे अगर तुम्हारा इनकम 5,50,000 है तो। क्यों? ये मत बोल देना मैम 5 लाख तक पे रिबेट दे दीजिए, ऐसे थोड़ी ना टैक्स काम करता है। रिबेट तभी मिलेगा अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख के अंदर है, और नई स्कीम में अगर 12 लाख के अंदर है। तो मैम क्या होगा, मेरा एक बात समझना, अगर मानो मेरा इनकम 6 लाख है, ओल्ड रिजाइम से बताओ उनको कितना टैक्स देना है, निकाल के बताओ। पहला पे देना पड़ेगा 12,500, 1 लाख का 20% 20,000, कितना देना पड़ेगा? 32,000। और अगर 5 लाख होता तो कितना टैक्स देना पड़ता? 0। सिर्फ 1 लाख इनकम बढ़ने से मेरे को 32,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। इसके लिए देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज मार्जिनल रिलीफ। तुमको हर तरफ से सरकार कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दिया है, तो बेवकूफ है ना वो लोग जो बोलते हैं कि सरकार सिर्फ टैक्स लेता है। सीए पढ़ लियो, सीएमए पढ़ लियो, सीएस पढ़ लियो, तो प्लीज लोगों को बताओ कि तुम ऐसा मत सोचो, बहुत रिलीफ है। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जब मैं पढ़ाऊंगी डिडक्शन, तुम अपना एलआईसी में पैसा लगाया है, खर्चे है तुम्हारे लिए, प्रीमियम दे रहा है, तुमको वो पैसा इनकम से लेस करने मिल जाएगा। तुम अपने और अपने परिवार के लिए मेडिक्लेम दे रखा है, समझ आ रहा है?
जो पैसा तुम मेडिक्लेम में हर महीना भर रहे हैं, वो पैसा तुमको अपनी इनकम से लेस करने मिल जाएगा। तुमको तो इनकम लेस करने से मतलब है ना, कम करने से मतलब है, कम होता जा रहा है इनकम। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिए हो, तो जो इंटरेस्ट है लोन का, वो पैसा तुम्हारी इनकम से लेस हो जाएगा। इनकम तो कम हो रहा है, भर भर के फायदा है टैक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि टैक्स बहुत हार्श है, समझ आ रहा है? अब जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको आता है ये चीज, अब तुमको हम एक सिंपल सा बात बताते हैं। हम मानो डीटी नहीं पढ़े हुए हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमको डीटी कुछ नहीं पता, हम साल भर में पैसा कमाए 32 लाख रुपया। कितना कमाए? 32 लाख। हम अपना रिटर्न भरने बैठे, या अपने सीए को बोले मेरा रिटर्न भर दो, बोला भर देते हैं। बोला इनकम का डिटेल दो, खुला डिटेल बताए, बताना भी पड़ेगा, हम शेयर से पैसा कमाते हैं, ट्यूशन से कमाते हैं, क्लासेस से, जो भी है पूरा इनकम बताए। ठीक, हम एलआईसी में भी पैसा देते हैं, घर के लिए मेडिक्लेम भी ले रखे हैं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन भी ले रखे हैं, हम डोनेशन भी देते हैं। हम ये सारा डिटेल सीए को नहीं बताए। और मेरा जो सीए था ना, अखंड मूर्ख था, डीटी पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही सीए बन गया समझो। वो क्या किया, 32 लाख इनकम डाल दिया रिटर्न पे। पोर्टल है एक क्या है, पोर्टल, देखोगे कैसा दिखता है। यहीं पे हम लोगों को लॉगिन करना होता है, ये जो मैं बताई हूँ, जो आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाएंगे। और ये साइट हमेशा स्लो रहता है, इस पे लॉगिन होता है, फिर यहाँ रिटर्न फाइल होता है, देख रहे हो, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए, देख रहे हो, तो सबका रिटर्न फाइल होता है। ठीक है, ये सब देखो, टैक्स स्लैब में जाओ, हम जो तुमको पढ़ाएं यही लिखा हुआ है कि नहीं, समझ आ रहे, समझ आ रहे? हम तुमको लेटेस्ट वाला करवाएं। अब एक बात समझो, वो मेरा डिटेल नहीं डाला इस पोर्टल पे, आपको डालना पड़ता है, नहीं डाला डिटेल, क्या होगा? 32 लाख पे सीधा टैक्स ले लेगा सरकार, थोड़ी ना आके बोलेगा ले लो इंश्योरेंस का फायदा, ले लो मेडिक्लेम का फायदा। सरकार को तो अच्छा है, गया तुम्हारा सारा बेनिफिट, इतना पैसा बर्बाद हो गया। जबकि सरकार खुद बोले कि लो बेनिफिट, लेकिन तुम पढ़ोगे जानोगे तभी ना बता पाओगे लोगों को। यही है टैक्स का मैजिक। जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने सीए से बात करेंगे, और सीए लोग जनरली इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, सीएमए लोग, सीए लोग, सीएस लोग, सीएमए तब सब रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सब टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। भूल से भी मत बोल देना सिर्फ सीए लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, सब कर सकते हैं। तुम अगर किसी को टैक्स प्लानिंग करके, उसका टैक्स का अमाउंट आ रहा था 4 लाख रुपया, तुम उसका प्लानिंग वगैरह करके, प्लानिंग क्या है, कुछ नहीं, तुम कोई 30 मार खान वाला काम नहीं किए, जो भी डिडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे वो सारा डिडक्शन और भी चीजें उसको बता दोगे। 4 लाख से उसका टैक्स लायबिलिटी आ गया मानो 50,000 रुपया का, क्या वो तुमको 70,000 रुपया, 80,000 रुपया फीस देने के लिए तैयार नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4 लाख टैक्स दे रहा था, 50,000 अब टैक्स देना है, तुम उसका 3.5 लाख का टैक्स बचाए हो, चोरी नहीं, क्या किए हो, बचाए हो, तो वो तुमको 70-80,000 रुपया फीस नहीं देगा। तो अगर तुम इस एरिया में आगे जाके कुछ करना चाहते हो, डीटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। डीटी को स्ट्रॉन्ग कर लो, समझ लो, यही है टैक्स प्लानिंग। जो सबसे बेस्ट टैक्स प्लानिंग होता है वो होता है रिलायंस कंपनी में, धुरंधर लोग बैठा हुआ है वहां, समझ रहे हो? और डीटी में जो मेजर अमेंडमेंट्स आता है वो आता भी रिलायंस कंपनी की वजह से। वो लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं क्योंकि टैक्स को इंसान बनाया है, लॉ है एक ना, एक्ट है, लॉ है, लिखा तो कोई इंसान ही है, बनाया तो लॉ इंसान ही है, कहीं ना कहीं तो लूप होल हो गए, उसी का फायदा उठा के टैक्स बचवा लेता है, फिर सरकार नया अमेंडमेंट ला देता है, समझ आ रहा है? और कॉमन मैन को देख के भी टैक्स में बहुत चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम लाया गया कि 12 लाख वाला प्रोविजन, कि जिसका 12 लाख तक इनकम है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मत बोल देना कि टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, बाद में क्या मिलेगा, रिबेट। तो अल्टीमेटली आपको टैक्स देना नहीं है, लेकिन क्या 12 लाख का इनकम दिखते लिख देना नो टैक्स, कैलकुलेट करके दिखाना कि 60,000 आता है और रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता है, समझ आ रहा है? ये है टैक्स। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे।
कल हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल रिलीफ एंड वी विल स्टार्ट, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीक में। कल आपकी आईडीटी की क्लास है निर्मल सर के साथ 1:30 बजे, ठीक है। थोड़ा आईडीटी भी करो, फिर आपका डीटी चलेगा। तो अब जब मैं तुमसे मिलूंगी डीटी की क्लास में मार्जिनल रिलीफ कराऊंगी, और वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, रेसिडेंशियल स्टेटस। पहला चैप्टर क्या था जो तुम 2 क्लास से पढ़े हो? बेसिक मत बोलो, मेन यही चीज है ना। टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगता है, कितना टाइप का इनकम है, कितना टाइप का टैक्स है, इंट्रोडक्शन पूरा। मार्जिनल रिलीफ भी इसी चैप्टर का पार्ट है। तुम्हारा एक चैप्टर 2 क्लास में खत्म भी हो गया टैक्स का, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस 3 क्लास, ठीक है। थोड़ा एक रफली कहीं पे आप लोग लिख लो मेरे साथ कि हमारी कितनी क्लासेस टैक्स की रहेगी। अच्छा, ये कोई वो नहीं है राम, वो नहीं है मेरा मतलब, क्या बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि हम लिख दिए तो बस इतना ही होगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। चलो, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, 2 क्लास, ये हमारा हो भी गया, दिख रहा है ना। चैप्टर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस, 3 क्लास, इंक्लूडिंग सम्स एंड क्वेश्चंस। अब हम चैप्टर नहीं लिखेंगे, अब हम हेड लिखेंगे। सैलरी, 6 to 8 क्लास, डिपेंड करेगा। अभी तक आपका अंडरस्टैंडिंग डीटी का अच्छा है, अगर इसी तरीके से चला तो कम क्लास में हो जाएगा। अच्छा, एक सेकेंड, ये पहले करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी करेंगे। सैलरी 4th नंबर में होगा। 5 क्लास मैक्सिमम इंक्लूडिंग सम्स। सिक्स में भी हो जाएगा। अदर सोर्स, नंबर ऑफ क्लास कितना हुआ बताओ तो। एक सेकेंड, मास्टर चैप्टर जो सारा ऊपर का करने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। 3 से 4 क्लास इसको भी लगेगा। ये हो चुका है, ये शुरू होगा, फिर ये होगा, फिर सैलरी होगा, फिर कैपिटल गेन होगा, फिर अदर सोर्स, फिर पीजीबीपी, सब ऑलमोस्ट इसी सीक्वेंस में होगा। 45 to 50 क्लास में हम लोग सीए, सीएमए, इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव तीनों का डीटी खत्म कर लेंगे, ठीक है, नॉट मोर देन दैट।
और इसमें सम प्रैक्टिस वगैरह इंक्लूडेड है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे डीटी के लिए, वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन रेसिडेंशियल स्टेटस। मार्जिनल रिलीफ करवा दूंगी उसके बाद, ठीक है। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन यही आएगा। क्लास नंबर 3 भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। उसके बाद हमारी क्लासेस विल बी ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं कराया है, एनरोल योरसेल्फ फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। हमारी क्लासेस इसी तरीके से चलेगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय।